आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस बुक से क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, a table is moved across the floor at a constant velocity. How much is the frictional force exerted by the floor on the table? क्वेश्चन का मतलब है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी सीधी दिशा में लगने वाला फोर्स F लगाकर एक टेबल को फ्लोर पर चलाया जा रहा है। यह टेबल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदल रही है। अब क्वेश्चन यह है कि फ्लोर द्वारा टेबल पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। इसका आंसर है, सिंस द टेबल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो, देयरफॉर द नेट फोर्स इज जीरो, हेंस द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स F बट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। आंसर का मतलब है कि क्योंकि टेबल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसीलिए उसकी एक्सीलरेशन जीरो है। जब एक्सीलरेशन जीरो होती है तब नेट फोर्स भी जीरो होता है। इसीलिए यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है। सेकंड क्वेश्चन, फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट। यहाँ एक बॉल ऐसी स्मूथ सरफेस पर चल रही है जहाँ फ्रिक्शन नहीं है। अब दिए गए स्टेटमेंट्स में से सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन, इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम, इंक्रीज डिक्रीज। मतलब अगर बॉल पर नेट फोर्स नहीं लगाया जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या वह वही रहेगी, बढ़ेगी या घटेगी। आंसर है रिमेन्स द सेम। अगर नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी नहीं बदलती, इसीलिए बॉल सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी। सेकंड क्वेश्चन, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। यानी अगर बॉल जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगाया जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी। जवाब है इंक्रीज, यानी बढ़ेगी। मतलब जब फोर्स और मोशन की डायरेक्शन एक जैसी होती है तो बॉल की स्पीड बढ़ जाती है। थर्ड, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द। मतलब अगर बॉल की चलने की दिशा की उल्टी दिशा, अगर बॉल की चलने वाली डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो स्पीड का क्या होगा, स्पीड घटेगी, क्योंकि जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है तो बॉल की स्पीड कम हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन, टू ब्लॉक्स P एंड Q आर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब यहाँ पर P और Q नाम के दो ब्लॉक्स एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं। स्मूथ सरफेस होने की वजह से ये यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक P पर 4 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो फोर्सेस एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। वहीं ब्लॉक Q कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी उसकी स्पीड और डायरेक्शन नहीं बदल रही। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर है इसमें P एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स एंड Q डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। यानी ब्लॉक P पर 5 न्यूटन और 4 न्यूटन की अपोजिट फोर्स लग रही है, इसीलिए नेट फोर्स 5 माइनस 4 यानी 1 न्यूटन होगा। इसीलिए यहां पर सही ऑप्शन 1 होगा। फोर्थ क्वेश्चन, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द स्नेक बोट रेस। मतलब इस क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूं, मतलब क्या है कि स्नेक बोट रेस की प्रैक्टिस के दौरान 100 नाव चलाने वाले व्यक्ति मिलकर नाव चला रहे हैं। इनमें से 95 लोग सही तरीके से पीछे की ओर चप्पू चला रहे हैं, जिससे बोट आगे बढ़ रही है, लेकिन गलती से 5 लोग उल्टी डायरेक्शन में चप्पू चलाने लगे। हर व्यक्ति 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब बोट का कुल नेट फोर्स कितना निकलेगा। पहले हम फॉरवर्ड फोर्स पता लगाएंगे।
फॉरवर्ड फोर्स में 95 लोग यानी 100 में से 95 फोर्स लोग बोट को आगे की तरफ धकेल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 95 को 200 से यानी एक व्यक्ति के टोटल फोर्स से, तो ये हुआ 19,000 न्यूटन। बैकवर्ड फोर्स यानी जो पीछे की ओर बोट को धकेल रहे हैं, ये 5 लोग हैं, टोटल हुआ 1000। नेट फोर्स निकालने के लिए 95 लोगों की फोर्स में से हम 5 लोगों की फोर्स को माइनस करेंगे, टोटल आएगा 18,000 न्यूटन फोर्स, मतलब 18,000 न्यूटन फोर्स आगे की तरफ लग रही है। क्वेश्चन 5 लिखा है इसमें, जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन पैदा होती है। अब इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। यही न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 6 फिगर में ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। ए नेट फोर्स एक्ट ऑन, यह अब बताना है कि किस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लग रहा है। ऑब्जेक्ट यहां पर सी पर नेट फोर्स लगाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट सी का पोजीशन टाइम ग्राफ बदल रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बदल रही है, यानी उसमें एक्सीलरेशन है। जब एक्सीलरेशन होती है तब नेट फोर्स भी लगता है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि एक नाविक एक छोटे बोट के किनारे पर कूदता है। जब सेलर आगे की तरफ कूदता है तो फिर बोट भी हिलेगी। अगर हां तो बोट किस डायरेक्शन में जाएगी और क्यों? आंसर है इसमें यस, द बोट विल मूव, कि हां बोट जरूर मूव करेगी। बोट सेलर की मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन यानी पीछे की तरफ आएगी। दिस इज बिकॉज व्हेन द सेलर पुशेस द बोट बैकवर्ड टू जंप फॉरवर्ड, द बोट एक्सपीरियंस अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जब सेलर आगे कूदने के लिए बोट को पीछे की तरफ धकेलता है तब बोट भी उतना ही बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्वेश्चन नंबर 8 ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट अ लैंडिंग मैट और सैंड बेड इज प्लेस्ड फॉर द एथलीट टू फॉल अपॉन, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। यानी हाई जंप प्रतियोगिता में एथलीट के गिरने के लिए लैंडिंग मैट या सैंड बेड रखा जाता है। अब इसका कारण बताइए। आंसर है इसमें अ लैंडिंग मैट और सैंड बेड इंक्रीज द टाइम टेकन टू स्टॉप आफ्टर लैंडिंग। दिस रिड्यूस द इम्पैक्ट फोर्स ऑन द एथलीट एंड हेल्प प्रिवेंट इंजरीज। मतलब लैंडिंग मैट या सैंड बेड पर गिरने से एथलीट को रुकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जब रुकने का समय बढ़ जाता है तो इम्पैक्ट फोर्स यानी टक्कर का फोर्स जिसमें टक्कर लगती है वह कम हो जाता है। इससे एथलीट को कम चोट लगती है और इंजरी से भी बचाव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 अ हैंड कार्ट लोडेड विथ वेजिटेबल कोलाइड विथ एन आइडेंटिकल बट एम्प्टी हैंड कार्ट। यानी एक हैंड कार्ट, हाथ से चलाने वाली कार्ट जिसमें वेजिटेबल्स भरी हुई है, वह बिल्कुल वैसी ही है लेकिन खाली हैंड कार्ट से टकराती है। अब टक्कर के समय क्या होगा यह बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। द लोडेड कार्ट एंड द एम्प्टी कार्ट बोथ एक्सर्ट एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वे एक दूसरे पर बराबर मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं, इसीलिए सही ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 फिगर में डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट के लिए एक्सीलरेशन मास ग्राफ दिखाया गया है। अब इस केस के लिए फोर्स मास ग्राफ बनाना है। हम जानते हैं कि फोर्स मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन के बराबर होता है। दिया गया ग्राफ यह दिखाता है कि फोर्स कांस्टेंट है, इसीलिए फोर्स मास ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी जो मास एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब है कि सभी मासेस के फोर्स समान एक कांस्टेंट स्पीड में चलेंगे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन
एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 किलोग्राम है वह स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 6.41 में दिखाया गया है। अब ग्राफ की मदद से ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स निकालना है। उसका आंसर कुछ इस तरीके से है। इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 8 सेकेंड। एक्सीलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास फोर्स निकलेगा m मल्टीप्लाई a यानी 10 मल्टीप्लाई 2.5 यानी 25 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर बुलेट का मास है 50, जिसको हमने ग्राम में, मास को ग्राम में चेंज किया यानी 0.05 kg। इनिशियल वेलोसिटी थी 100 मीटर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस है 0.5 मीटर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा फोर्स 500 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन एज फुटबॉलर कन्वर्ट अ पेनल्टी शॉट बाय किकिंग द फुटबॉल विथ अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बॉल का मास दिया गया है 0.04 kg, फोर्स 800 न्यूटन। इनिशियल वेलोसिटी थी बॉल की पहले 0, किक मारने के बाद उसकी वेलोसिटी हुई 108 किलोमीटर पर आवर यानी 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एक्सीलरेशन निकालने के बाद एक्सीलरेशन है फोर्स डिवाइड बाय मास, जो हमारे पास निकला 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर v इक्वल्स u प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास टाइम निकलेगा 0.015 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14 में नेक्स्ट थिंक इट ओवर। Question is, why does a canoe move forward when the canoeist push water backward with their paddle, and why does it move faster than when they push harder? क्वेश्चन का मतलब है कि जब एक कैनोइस्ट यानी एक बोट चलाने वाला एक नाविक अपने पैडल से पानी को पीछे की तरफ धक्का देता है तब छोटी सी वह नाव आगे की ओर क्यों बढ़ती है, और जब वह ज़्यादा ताकत से धक्का देता है तो कैनोए और तेज़ी से आगे क्यों चलती है। इसका आंसर है व्हेन द कैनोइस्ट पुश द वाटर बैकवर्ड विद द पैडल द वाटर एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द कैनो पुश इट फॉरवर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब जब एक कैनोइस्ट पानी को पीछे की तरफ पुश करता है तब पानी भी कैनोए को पर बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और इसी कारण कैनोए आगे बढ़ती है। इफ अगर the canoeist pushes harder, the backward force on the water is greater, so the reaction force on the canoe is also greater। अगर कैनोइस्ट ज़्यादा ताकत से पुश करता है तो पानी पर लगने वाला बैकवर्ड फोर्स बढ़ जाता है, इसीलिए कैनोए पर लगने वाला फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स भी बढ़ता है। जब फोर्स बढ़ता है तो एक्सीलरेशन भी बढ़ती है, इसीलिए कैनोए पहले से ज़्यादा तेज चलने लगती है। सेकंड क्वेश्चन, suppose the same canoeist uses the same paddle force in two different canoes, one empty and one carry other passenger, in which case will the canoe move forward। मान लीजिए कि एक ही कैनोइस्ट एक जैसा पैडल फोर्स दो अलग अलग कैनोइस पर लगाता है। एक कैनो यानी एक वह नाव खाली है जबकि दूसरे में एक पैसेंजर बैठा हुआ है। अब बताना है कि कौन सी नाव ज़्यादा तेज चलेगी। आंसर है द एम्प्टी कैनोए
द एम्प्टी कैनो विल मूव फॉरवर्ड, खाली नाव ज़्यादा तेज चलेगी क्योंकि पैडल फोर्स दोनों का समान है, इसीलिए जिस कैनो का मास कम होगा उसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। यह न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन के अनुसार है। जिस कैनोए में पैसेंजर बैठा है उसका मास ज़्यादा है, इसीलिए उसकी एक्सीलरेशन कम होगी और वही धीरे चलेगी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।